अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और कुछ स्टूडेंट्स के इसरार पर मैं जो है ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है MCAT रिव्यू बायोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली मैं चैप्टर्स को रिव्यू करूँगा, सिर्फ रिव्यू, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी और ये वही चैप्टर्स होंगे जो मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। तो अगर आपको रिव्यू देखना है तो उससे पहले आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपने पढ़े हुए होने चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे टॉपिक्स देख लें या जो आपको नहीं समझ आते वो देख लें, क्योंकि इस रिव्यू सीरीज़ के अंदर, इस रिव्यू लेक्चर के अंदर मैं किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हम सिर्फ चैप्टर को गो थ्रू करेंगे और ये देखेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, या इस टॉपिक को पढ़ते हुए कौन कौन सी बातों को जहन में रखना चाहिए। क्योंकि जो MCAT के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ें, तो सिर्फ हम सुपरफिशियली देखेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अगर मुझे कहा जाए कि आपने कुछ क्वेश्चंस बनाकर देने हैं किसी चैप्टर से, तो मैं किन किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बना सकता हूँ, मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें होंगी जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, या आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको किस किस तरीके से किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर ज़रा बराबर भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला चैप्टर जो हमारे पास वो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको समझना है, डिटेल में समझना है, तो वहाँ से पहले देख कर आएँ, उसके बाद ये रिव्यू का लेक्चर लें। तो ये हमारे पास बुक का पहला पेज है। कहाँ गया मार्कर? हाँ भाई, ये हमारे पास बुक का पहला पेज है। ये चैप्टर है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, और इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए बॉडी जो है वो क्या क्या करती है। तो इस पेज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए कि ये मेंटेनेंस है स्टेडी स्टेट की, ठीक है। अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का नाम जो है वो होम्योस्टेसिस होता है। यहाँ पर एक और इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपको पता होनी चाहिए। ये एज इट इज़ उठाकर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। देन दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। 3 चीज़ें जो कि आपने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर या पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है बैलेंस मेंटेन करना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। एक है एक्सक्रीशन, जिसका मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी बॉडी के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस बनते हैं उनका रिमूवल। और तीसरी चीज़ है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, जिसका मतलब है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बस यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी पेज के नीचे जो ये टॉपिक है फीडबैक का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं इसमें से लाजमी क्वेश्चन बनाऊंगा। पहली बात तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पहले जो आ चुका है वो ये है कि फीडबैक जो सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। रिसेप्टर, जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो कोई ना कोई रिसेप्टर होगा, कोई ना कोई सेल होगा जिसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ होगा जो इस चेंज को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इस मैसेज को भेजा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी ब्रेन के पास। ब्रेन जो है इसे एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद इसका जवाब तैयार करता है और फिर वो जवाब भेजता है किसी ना किसी स्ट्रक्चर के पास जो कि कोई ना कोई चेंज लेकर आता है। वो स्ट्रक्चर कहलाता है इफेक्टर। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फीडबैक लूप के, किसी भी फीडबैक सिस्टम के। फीडबैक सिस्टम कहते हैं किसे, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ताकि हर चीज़ को उसकी नॉर्मल लिमिट्स के अंदर रखा जा सके। 2 टाइप्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। देखिए, जब भी इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, एक इफेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर है और एक इफेक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसका मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है। इसमें हमेशा ऑपोजिट इफेक्ट आता है। और अगर कोई काम हो रहा है और फर्दर जो काम हो वो उसी डायरेक्शन के अंदर हो, यानी वो इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए, एक ही डायरेक्शन के अंदर काम होता जा रहा है, सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। अब बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, इससे आपको सिर्फ आइडिया होगा, लेकिन आपने जनरलाइज अपने माइंड में एक आइडिया बनाना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में सोचें। इंटरनेट के ऊपर सर्च करें एग्जाम्पल्स क्या हैं पॉजिटिव फीडबैक की, एग्जाम्पल्स क्या हैं नेगेटिव फीडबैक की। इनको रटें नहीं, इनको समझने की कोशिश करें कि पॉजिटिव के अंदर क्यों आ रहा है, नेगेटिव के अंदर क्यों आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव फीडबैक की यहाँ एग्जाम्पल ली हुई है कि जब आप स्वीट्स खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि भाई ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जा रहा है ऊपर की तरफ, हाई हो रहा है। ये जो हाई ग्लूकोज है इसको कोई ना कोई रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा। ये रिसेप्टर डिटेक्ट करने के बाद मैसेज देगा ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, जवाब तैयार करके देगा किसी इफेक्टर को। वो इफेक्टर इस केस में कौन होता है, वो इफेक्टर होता है पेनक्रियाज।
पेनक्रियास के सेल्स होते हैं जिन्हें बीटा सेल्स कहते हैं, वो रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन आके क्या करता है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जाकर सेल में जमा करवा देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इनिशियल इफेक्ट क्या था, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था, तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट आया कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इस तरह की जितनी भी एग्जाम्पल हैं कि जिसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम होता है, ऑपोजिट इफेक्ट आता है, ये सारी नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स होती हैं। तो अपने माइंड में सोचते जाएं, कोई भी काम हो रहा है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है तो वो नेगेटिव फीडबैक होगा। बुक के अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है आप देख लें, ये इतनी अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, मैंने लेक्चर के अंदर 2 अच्छी एग्जाम्पल दी हुई हैं। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल क्या देते हैं भाई, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, जैसे कि हीट स्ट्रोक के अंदर होता है, तो उससे क्या होता है, फर्दर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के अंदर बजाय कम होने के। देखिए जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि उससे कम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाता है, लेकिन हीट स्ट्रोक के एक लिमिट होती है कि अगर उस तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो आपके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, जो कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म्स होते हैं, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज खुद ब खुद होता है। तो इसलिए मैं इसे कंसीडर नहीं करता पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि बॉडी खुद से नहीं करवा रही। यहाँ आपने देखा था बॉडी खुद से करवा रही थी, लेकिन यहाँ पर ये बॉडी खुद से नहीं करवा रही। ये जो फर्दर इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, ऑल्दो टेम्परेचर बढ़ रहा था पहले, अब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन के अंदर इफेक्ट आ रहा है, बट ये बॉडी कर नहीं रही। ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने वाला काम था, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने वाला मैकेनिज्म था, वो फेल हो गया है, उसके फेलियर की वजह से हो रहा है। इससे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की है। एक प्लेटिलेट आकर जब बैठता है तो फर्दर प्लेटिलेट्स आकर बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉट बन जाता है ताकि ब्लड जो है वो लीक ना हो। सिमिलरली मैंने एग्जाम्पल दी थी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की। नॉर्मल जब हो जाते हैं, बेबी के डिलीवर होने का टाइम आता है, तो जो फीमेल का ऑर्गन है जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है यूट्रस, उसमें शुरू में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो वीक होती हैं। उन कॉन्ट्रैक्शन के बाद फर्दर एक हार्मोन रिलीज होता है, मुसलसल उसका अमाउंट रिलीज होता जाता है, जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रांग होती जाती हैं। सो ये एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव फीडबैक की। तो आपने एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है, कौन सी एग्जाम्पल पॉजिटिव और कौन सी एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक की है। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये बैलेंस है बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट्स, ठीक है। देन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए, यहाँ पर लिखी हुई भी है। ये स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में फ़र्क होता है। डिफ्यूजन के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, जबकि ऑस्मोसिस के अंदर स्पेसिफिकली बात करते हैं हम वाटर के मॉलिक्यूल की। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं जिसके अंदर, देखिए जब भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के दरमियान डिफरेंस करना होता है तो 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वाटर की, एंड हम बात करते हैं किसी ना किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन का जिक्र नॉर्मली हम डिफ्यूजन के अंदर करते नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब है कहीं से भी मूवमेंट हो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब एक चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक सोल्यूशन है ये, जिसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, और ये दूसरा सोल्यूशन है बी, जिसको मैं ये दूसरा सोल्यूशन है जिसे मैं बी नाम दे रहा हूँ। मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और इनके दरमियान लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी मूव करेगा कहाँ से कहाँ, तो बाय द डेफिनेशन आप समझेंगे कि पानी मूव करेगा ए से बी की तरफ। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, राइट। तो आप कहेंगे कि भाई पानी मूव करेगा ए से बी, जबकि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पानी मूव करेगा बी से ए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है वो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही। ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है। यानी क्या ज़्यादा है? यानी इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट कम हो गया, यानी पानी कम हो गया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कम है, और इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा। तो अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो वाटर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। वाटर मूव करता है जहां वाटर ज़्यादा है, वहां से ऐसी जगह पर जहां वाटर कम है। तो जब हम ऑस्मोसिस के अंदर बात करते हैं ना हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की, तो हम ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल इस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा हैं, इस सोल्यूशन के अंदर कम है, तो मूवमेंट बी से ए होगी, ठीक है। देन यहाँ पर 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, वाटर पोटेंशियल
और सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है, या एक टर्म होगी हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, या एक टर्म होगी हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेन की है लेक्चर के अंदर, अगर किसी को नहीं समझ आती तो वहाँ से देख ले। हमने बात करनी है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके ऊपर, या क्या पूछा जाना चाहिए। यह हमारे पास 3 डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स को बड़े गौर से देखना है आपने। देखिए भाई, इन्होंने पहली डायग्राम के अंदर क्या किया, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये सेल है, और इसके बाहर ये जो आपको नजर आ रहा है ये लिक्विड, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर भी बाहर नजर नहीं आ रहा लेकिन ये एक सोल्यूशन है। इन्होंने सेल को रखा है एक सोल्यूशन के अंदर। कैसा सोल्यूशन है ये, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है अंदर की कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर की और सेल के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दैट इज वाई आपको मूवमेंट नजर नहीं आ रही। जब भी दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन, अंदर और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है तो पानी कहीं भी मूव नहीं करेगा, या अगर मूवमेंट होगी भी तो दोनों तरफ बराबर होगी, तो जितना पानी बाहर से अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर से अंदर से बाहर जाएगा। दैट इज वाई ना तो सेल का साइज बढ़ रहा है ना सेल का साइज कम हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है ये पूरी स्टेटमेंट, कि जब आप सेल को रखेंगे किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक का मतलब अंदर और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई नेट वाटर मूवमेंट नहीं होगी। अब इसी को इन्होंने दूसरे तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया भाई, व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल एंड दैट ऑफ द सेल आर द सेम। अब ये वाटर पोटेंशियल अगर आपको नहीं समझ आता, वाटर पोटेंशियल कहते हैं फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को, एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जितने ज्यादा जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं उतना ज्यादा वहाँ का वाटर पोटेंशियल होता है। यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो, हर मॉलिक्यूल में कोई ना कोई एनर्जी होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल। तो जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आजाद होंगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। कौन है जो वाटर के मॉलिक्यूल को कैद करता है, सॉल्यूट। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर जितना कम सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितना कम सॉल्यूट उतना कम कैद करने वाले, उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आजाद। अच्छा, अब इस सिचुएशन के अंदर तो अंदर का वाटर पोटेंशियल कहाँ चला गया, अंदर का वाटर पोटेंशियल और बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या था, सेम। दैट इज वाई आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगेन ये सेल है, इसको प्लेस किया हुआ है किसी ना किसी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस सेल को भी प्लेस किया हुआ है किसी ना किसी सोल्यूशन के अंदर। कैसा सोल्यूशन है ये, तो ये सोल्यूशन है हमारे पास ऐसा कि एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव है। अब यहाँ पर फंसता है बच्चा, एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव है देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। अच्छा, अब देखें वाटर पोटेंशियल के अंदर मजे की बात यह है कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है, यानी मैक्सिमम प्योर वाटर के अंदर तो एक भी सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है। तो जब एक भी सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करेंगे वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो किसी जीनियस ने जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है ना उसकी वैल्यू रखी है 0। यानी आपके पास अगर प्योर वाटर है जिसमें खाली H2O है तो उसका वाटर पोटेंशियल है 0, और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। जब सबसे ज़्यादा वैल्यू 0 है तो जब इससे कम होगी तो वो माइनस में जाएगी। तो अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वो कम हो जाएगी, -1, और सॉल्यूट ऐड करूंगा तो -2, और सॉल्यूट ऐड करूंगा तो -3, और सॉल्यूट ऐड करूंगा तो -4, इस तरह से नेगेटिव में जाती रहेगी, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जब वैल्यू पॉजिटिव में होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 2 हो, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि भाई 2 बड़ा है। लेकिन जब वैल्यू नेगेटिव में होती है ना तो जो एक्चुअली छोटा नजर आ रहा होता है वो बड़ा होता है। तो इन चारों नंबर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू है -1 की। क्यों, क्योंकि ये 0 के सबसे करीब है। जितना 0 से दूर जाते जाएंगे नेगेटिव में उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। तो -1 जो है ये -2 से ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन, अच्छा यहाँ की कंडीशन देख लेते हैं ना, एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल क्या है, लेस नेगेटिव, दिस इज लेस नेगेटिव। तो हम सपोज कर लेते हैं कि बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो है -1, ठीक है, लेस नेगेटिव नंबर है, और अंदर का वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, तो हम इसे -2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी कंसीडर कर लें आप, -2 और -3 ले लें, -1 और -4 ले लें, बट दिस इज लेस नेगेटिव। मैंने बताया जितना लेस नेगेटिव उतनी हायर वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या है, कम।
ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है वाटर की मूवमेंट हो रही है, कहां से कहां हो रही है, वाटर की मूवमेंट हो रही है बाहर से अंदर की तरफ। इसका मतलब वाटर हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। वाटर हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है वाटर मूव कर रहा है -1 से -2 की तरफ। -1 दिखने में छोटा नंबर है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। -1 की वैल्यू -2 से ज्यादा है, क्योंकि -1 0 के ज्यादा करीब है। जैसे जैसे आप यहाँ नीचे जाते जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने सेल को रखा है एक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है। मैं ज्यादा या कम की बात कर लेता हूँ। सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। सेल के बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। मुझे बता दें मूवमेंट कहां से कहां होगी, तो मूवमेंट हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है। अगर अंदर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो अंदर से बाहर जाएगा, अगर बाहर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर आएगा। इस केस में क्या हो रहा है, बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव का मतलब ज्यादा है, और अंदर का वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, यानी इसकी वैल्यू कम है। तो मूवमेंट होगी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ड यूज किए जाते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, अगर आप उस कंडीशन को देखें तो जिस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, जिस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है यानी उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। जहां पानी ज्यादा होगा वहां सॉल्यूट कम होगा। तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक। जब बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो अंदर का ऑटोमेटिकली हो जाता है हाइपरटोनिक, ठीक है। बाहर का सॉल्यूशन हाइपो है, अंदर का सॉल्यूशन हाइपर है। आपको नजर आ रहा है मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ। इसका मतलब मूवमेंट हमेशा होती है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। मूवमेंट हमेशा होती है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, या मूवमेंट हमेशा होती है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, या मूवमेंट हमेशा होती है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखनी होगी इस डायग्राम के साथ, कि अगर आप सेल को प्लेस करेंगे ऐसे सॉल्यूशन के अंदर कि जिसका वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो, बाहर का वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो और अंदर का वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो, तो आपको बताना होगा कि इसके अंदर क्या नजर आएगा। तो क्या नजर आ रहा है, वाटर मूव कर रहा है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा है, सेल स्वेल अप हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर ये हमारे पास प्लांट का सेल है और यहाँ पर ये हमारे पास एनिमल का सेल है, ठीक है। ये हमारा रेड ब्लड सेल है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ये प्लांट का सेल है, जिसके अंदर हमें नजर आ रही है सेल वॉल, सेलुलोज की सेल वॉल, और ये हीमोग्लोबिन वाला सेल है जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल है। अगर आप यहाँ देखें तो जब इन दोनों सेल्स को रखा गया कैसे सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में या ऐसे सॉल्यूशन में कि जहां का वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, तो पानी ने अंदर आना शुरू किया। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला सेल जो है ये बर्स्ट क्यों नहीं हुआ, और ये वाला सेल आपको बर्स्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से खुल गया ये। तो उसका आंसर जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल चूंकि रिजिड होती है, तो जैसे जैसे पानी अंदर आता जाएगा ये स्ट्रेच होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि ये फुली स्ट्रेच हो जाएगी, और उसके बाद ये फर्दर पानी को अंदर आने की इजाजत नहीं देगी। इसके पास चूंकि सेल वॉल नहीं है तो ये गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भरते जाए, और एक वक्त आएगा चूंकि उसके पास कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है तो वो रुकेगा नहीं, और एक वक्त आएगा कि वो फट जाएगा। नाउ दिस इज द थर्ड डायग्राम, इसको भी आपने गौर से देखना है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, ये वाला जो सेल था जिसके अंदर पानी भर गया था, अब इसे इन्होंने ट्रांसफर किया कहाँ पे, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां का एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल जो है वो अब है मोर नेगेटिव, यानी हम बाहर वाला वाटर पोटेंशियल ले लेते हैं -2, और जाहिर है जब बाहर वाला मोर नेगेटिव है तो अंदर वाला होगा लेस नेगेटिव। अब अंदर का वाटर पोटेंशियल है ज्यादा और बाहर का वाटर पोटेंशियल है कम, ठीक है। -1 ज्यादा है, -2 कम है। अब मूवमेंट कहां से कहां होगी, हमेशा मूवमेंट होती है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि वाटर बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वाटर बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अंदर का वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है और बाहर का वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। मूवमेंट हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, या मूवमेंट हमेशा लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ होती है, या मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होती है। अब जो बाहर का सोल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अंदर का जो सोल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक, तो मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर होती है।
अगर आपसे कहा जा रहा है ना कि आपने सेल को रखा है, ये सेल है, अगर मैं आपसे कहूं मैंने रखा है इसे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मैंने कहा कि भाई मैंने इसे रखा हाइपरटोनिक में, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके अंदर का एनवायरनमेंट होगा हाइपर, क्योंकि जब भी हम ये हाइपो हाइपर की टर्म यूज करते हैं हम बेसिकली दो एरियाज को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो है, इसका मतलब अंदर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली हाइपर है। कंक्लूजन के अंदर क्या है भाई, आपने ये याद रखना है कि वाटर मूव करता है हमेशा हाइपो से हाइपर, वाटर मूव करता है हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। इसके अलावा वाटर मूव करता है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं ऐड करूं सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल किसे कहते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं वाटर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, वाटर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो बहुत आसान सी बात है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा, देखिए सॉल्यूट जो है ना वो वाटर के लिए मैग्नेट है, जिस तरह मैग्नेट जो है वो आयरन को खींचता है, उसी तरह से जो सॉल्यूट है वो पानी को खींचता है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसमें उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी कि वो पानी को खींच सके, राइट। जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट होता है वो उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। और उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद नहीं होते, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल यानी पानी को खींचने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो वाटर मूव करता है हमेशा लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ। यानी अगर मैं आपको दे दूं सवाल कि भाई मेरे पास एक ये बीकर है और ये मेरे पास दूसरा बीकर है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। मैंने कर दिया इन दोनों को आपस में कनेक्ट, ठीक है। ये इनविजिबल सा पाइप समझ लें, मैं बना देता हूँ यार। मैंने इन दोनों को आपस में कर दिया कनेक्ट और इनके दरमियान लगा दी क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मैंने आपको बताया कि भाई इस वाले सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है, सपोज कर लें एक्स, ठीक है, इसका x है और इसका सॉल्यूट पोटेंशियल, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल x है और इसका सॉल्यूट पोटेंशियल है 2x। अब मुझे बता दें मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, a से b होगी या b से a होगी। तो वाटर हमेशा मूव करेगा लो सॉल्यूट पोटेंशियल से। देखें वाटर पोटेंशियल की जब आप बात करते हैं तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, लेकिन जब सॉल्यूट पोटेंशियल की बात होती है तो लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी वाटर मूव करेगा कहाँ से कहाँ, वाटर मूव करेगा ए से बी की तरफ, क्योंकि ए का सॉल्यूट पोटेंशियल खाली एक्स है और बी का सोल्यूशन इसका दुगना है 2x है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वाटर की मूव, अब आपने बता तो दिया कि ए से बी है, अब अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं, मैं आपसे पूछूं कि ए का वाटर पोटेंशियल क्या है, बी का वाटर पोटेंशियल क्या है, तो देखिए मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई है, मूवमेंट हुई है ए से बी। मूवमेंट हमेशा होती है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। मुझे पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने देख लिया कि मूवमेंट हो रही है ए से बी, इसका लाजमी मतलब है कि ए का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, और बी का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम। लेकिन अगर मैं आपसे सॉल्यूट पोटेंशियल पूछूं तो ए का सॉल्यूट पोटेंशियल होगा कम और बी का सॉल्यूट पोटेंशियल होगा ज़्यादा, ठीक है। आई होप समझ आई होगी बात। देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल के लिए एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एक ही बात है, इट डजंट मैटर, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी अगर आपको दिया जा रहा है, आपको दो सोल्यूशन दिए जा रहे हैं या सेल को रखा जा रहा है एक सोल्यूशन के अंदर और आपसे कहा जा रहा है कि भाई सेल के अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल इतना है और सेल के बाहर का सॉल्यूट पोटेंशियल इतना है, बता दें पानी कहाँ से कहाँ होगा। हमेशा याद रखना है कि लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सिमिलरली लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल से हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अगर आप वाटर पोटेंशियल की बात करें तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो या लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ। बस इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है वो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये आपको सॉलिड पोटेंशियल की टर्म नज़र आ गई, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, वही बातें लिखी हुई हैं। याद रखिएगा हाइपरटोनिक की जब भी हम बात करते हैं दो सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स आपने याद रखनी है, ये डायग्राम आपको एज इट इज़ उठाकर दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये डायग्राम दे दूँ और मैं आपको ये तीनों स्टेटमेंट दे दूँ कि भाई ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है जब हमने सेल को रखा इसमें, ठीक है, इस सिचुएशन में, या सेल को रखा है सिचुएशन में, या सेल को रखा है सिचुएशन में, तो मैं कोई एक डायग्राम देके आपको तीनों स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं सिनेरियोज दे सकता हूँ कि भाई दो एरियाज हैं या दो एक सेल को मैंने पानी में रखा, एक
सेल का वाटर पोटेंशियल इतना है, बाहर का वाटर पोटेंशियल इतना है, या सेल का सोल्यूट पोटेंशियल इतना है, बाहर का इतना है, बता दें पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। या मैं आपको डायरेक्टली मूवमेंट दिखा के पूछ लूँ कि भाई ये जो मूवमेंट हो रही है कहाँ, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम मैं आपको दूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अंदर से बाहर मूवमेंट हो रही है, और मैं आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दूं कि भाई इस मूवमेंट को जस्टिफाई करें क्यों हो रही है। क्या इसलिए हो रही है कि अंदर का वाटर पोटेंशियल बाहर से ज़्यादा है, क्या इसलिए हो रही है कि अंदर का वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल बाहर से ज़्यादा है, इस तरह की स्टेटमेंट दी जा सकती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर इनकी ना डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। हालांकि वो डेफिनेशन पढ़कर समझ नहीं आती, लेकिन एज इट इज़ आपको वो डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी लाइन उठाकर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई कि ये किस चीज़ को, वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन के अंदर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, वो पूरी लाइन एज इट इज़ आपने याद रखनी है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है ये किस चीज़ को डिफाइन करती है, दैट्स इट, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो ये टॉपिक है हमारे पास प्लांट्स के अंदर ऑस्मोल रेगुलेशन, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे अगर सवाल अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा। देखिए आपको पता है कि 4 तरह के प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ज़मीन में कितना पानी है, ये जहाँ रहते हैं वहाँ कितना पानी है, उसके बेसिस के ऊपर 4 टाइप्स हैं। तो पहले तो आपको बेसिकली इनके नाम पता होना चाहिए एज इट इज़ के हाइड्रोफाइट कहाँ होते हैं, हेलोफाइट कहाँ होते हैं, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता। सेकंड आपको इनकी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको सीधा सा क्वेश्चन दे दूंगा, वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली तो समझ आ रहा है आपको आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ ग्लास वर्ड, और मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये कौन से प्लांट की एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोफाइट है, हेलोफाइट है, तो बहुत सारे बच्चे यही गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आपको नाम से पता होना चाहिए। वैसे तो नाम से पता लग रहा है हाइड्रो पानी के लिए, हेलो सॉल्ट के लिए, मीजो मॉडरेट के लिए, और जीरो ड्राई के लिए, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, कौन सी एग्जाम्पल किसको रिप्रेजेंट करती है। देन इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफाइट जो है इनके अंदर क्यूटिकल नहीं होती, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर है। क्यूटिकल का काम होता है वाटर को लॉस से बचाना, यानी ट्रांसपायरेशन को कम करना। इनको परवाह ही नहीं है, अय्याशी करते हैं, ठीक है, इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है तो इन्हें पानी की कमी नहीं है, तो इनके पास क्यूटिकल नहीं होती। तो एक सवाल अगर मैं क्यूटिकल पे बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4 ये प्लांट्स दे दूँ, हाइड्रोफाइट दे दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने मीजोफाइट रख दिया, उसके बाद मैंने हेलोफाइट रख दिया, और उसके बाद मैंने जीरोफाइट रख दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्यूटिकल के बारे में, आप मुझे बता दें कि क्यूटिकल जो है वो लेफ़्ट से राइट, ये लेफ़्ट है आपका, ये अच्छा मैं अपनी स्क्रीन के सामने देख रहा हूँ, आप भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, तो ये लेफ़्ट कंसिडर कर लेते हैं और ये राइट है। मुझे बता दें कि भाई इन प्लांट्स के अंदर जो क्यूटिकल है लेफ़्ट टू राइट क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको पता है हेलोफाइट के अंदर होती ही नहीं है, ठीक है, ना होने के बराबर है। मीजोफाइट के अंदर मॉडरेट मौजूद होती है, क्योंकि इनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती। हेलोफाइट्स को बहुत ज़्यादा कमी होती है पानी की, ये ऐसी ज़मीन के अंदर होते हैं जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से पानी आता है, और जीरोफाइट के पास तो पानी होता ही नहीं है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो क्यूटिकल जो है वो क्या हो रही है, क्यूटिकल इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि लेफ्ट टू राइट या इन प्लांट्स के अंदर आप बता दें क्या चेंज आ रहा है क्यूटिकल के अंदर। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट की तरफ, तो क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक तो हाइड्रोफाइट लैक करते हैं क्यूटिकल। सेकेंड, हाइड्रोफाइट 2 तरह के होते हैं, एक वो जो पूरे पानी में, एक वो जो पार्शियली होते हैं सबमर्ज। नॉर्मली अगर आप लीव्स के अंदर देखें तो स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, ठीक है, ताकि सन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो और ट्रांसपायरेशन कम से कम हो। लेकिन चूंकि इनके पास पानी की कमी नहीं है तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस के ऊपर होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट हाइड्रोफाइट्स। हेलोफाइट्स की अगर आप बात करें तो ये रहते हैं, ये ग्रो करते हैं सॉल्ट मार्शेस के अंदर। ये 2 एग्जाम्पल है इसकी जो आपने याद रखनी है। इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है पानी एब्जॉर्ब करने में, क्यों? इसका रीज़न इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि उस सॉल्ट उस ज़मीन के अंदर हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब अगर आपको मैं यहाँ पर रोकूं और मैं आपसे पूछूं कि जहाँ पर हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उस एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे? उस एनवायरनमेंट को कहेंगे हाइपर, ठीक है। तो इनके बाहर का एनवायरनमेंट, इनके सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, प्लांट के बाहर का एनवायरनमेंट हाइपर है, यानी इनके अंदर का एनवायरनमेंट क्या हुआ? हाइपो होगा। अगर ये कुछ ना करें तो वाटर की मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर होती है, तो इनकी बॉडी से पानी लॉस हो जाएगा। एक और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सॉल्ट ज़्यादा है। जब सॉल्ट ज़्यादा होता है तो पानी की कमी हो जाएगी, या जो वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद थे वो सॉल्ट की ज़्यादा होने की वजह से आज़ाद नहीं होंगे। तो आज़ादी को हम नाम देते हैं वाटर पोटेंशियल का। तो वाटर के मॉलिक्यूल कम आज़ाद हैं तो लो क्या हो गया? लो वाटर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो
सॉइल से पानी नहीं आएगा बल्कि प्लांट से पानी जो है वो सॉइल में चला जाएगा, क्योंकि अगर बाहर का वाटर पोटेंशियल लो है तो प्लांट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, तो इनके अंदर एबिलिटी है कि ये लूज कर सकते हैं वाटर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाई सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट ऐड होने की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा, सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा, यानी ज़मीन का सॉल्यूट पोटेंशियल प्लांट से ज़्यादा है। वाटर मूव करता है लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ, यानी वाटर निकलेगा इस प्लांट की बॉडी से और ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जो हम पीछे डिस्कस करके आए थे, जिन्हें यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका मतलब क्या है, लो वाटर पोटेंशियल, जिसका मतलब क्या है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट पोटेंशियल कह लें या ऑस्मोटिक प्रेशर कह लें। ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से होता है, यानी सॉल्यूट की वजह से होता है। तो ये करते क्या है, पहले तो सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये प्लांट अपने अंदर सॉल्ट ले आएगा तो अंदर सॉल्ट क्या हो जाएगा, अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सारी कंडीशंस अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब अंदर का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, बाहर का ज़्यादा, तो वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब अंदर सॉल्ट आने की वजह से अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया, तो वाटर मूव करता है लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ। अंदर सॉल्यूट आने से, अंदर सॉल्ट आने से अंदर का एनवायरनमेंट हाइपर हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो हो गया, तो वाटर मूव करता है हाइपो से हाइपर, ठीक है। तो ये इस तरह से वाटर को अंदर लेकर आते हैं। एक्सेस सॉल्ट जो ये लेकर आए थे उसको ये सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं लीव्स के अंदर, उससे रिमूव कर देते हैं। तो ये आपके पास वाटर लिली है, आई थिंक, पता नहीं वाटर, हाँ ये वाटर लिली है, और ये इसके अंदर बड़े बड़े सेल दिखाए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर पानी जो है वो मौजूद होता है। एयर स्पेसेस होती हैं जो कि इन्हें गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीसोफाइट। मीसोफाइट आपके ये ज़मीन वाले प्लांट हैं, ठीक है, जो ऐसी ज़मीन के अंदर होते हैं जहाँ पर पानी की कोई कमी या बहुत ज़्यादा ज़्यादती नहीं होती, तो इनके पास पानी आता भी नॉर्मल अमाउंट के अंदर है और ये उड़ाते भी तकरीबन सही है। ज़्यादा ना उड़ जाए उसके लिए इनके पास क्यूटिकल मौजूद होती है ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है जो आपने याद रखना है, कुछ मीसोफाइट ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। अब आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, जब रेनफॉल होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को, हवा में नमी को। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। एंड इवन जब बारिश का मौसम होता है तो सूरज की रोशनी नहीं होती, सूरज की सनलाइट नहीं होती, बादल कवर कर लेते हैं, तो जब सनलाइट नहीं होती तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। अब जो प्लांट के पास एक्सेस वाटर है वो अगर निकालना है तो कैसे निकालें, तो एक नया प्रोसेस होता है, एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे गटेशन कहते हैं, जो हाइड्रोथोट के जरिए होता है, जिसमें पानी जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए ट्रांसपायरेशन और गटेशन के दरमियान। ये ग्लासवर्ड है, ठीक है, ये आपका हेलोफाइट है, ये कॉर्ड ग्रास है, ठीक है, इनके ये नाम जो है स्पार्टिना एंजेलिका और सेलिकोमा स्पीशी, ये आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि ये स्पार्टिना एंजेलिका दे दें और आपसे पूछते हैं ये प्लांट की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो क्यूटिकल जो है ये इनके पास मौजूद होती है मीसोफाइट के पास, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज़ीरोफाइट। ज़ीरो का मतलब ड्राई होता है, तो ये ड्राई प्लेसेस के अंदर है। कौन सी ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट है, स्टीप हिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, इन एरियाज़ का वाटर पोटेंशियल कम होता है। वाटर पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे पानी की कमी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन इन ज़ीरोफाइट, यानी ज़ीरोफाइट के अंदर इनमें से कौन सी एडेप्टेशन नहीं पाई जाती, तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए, ये इनके अंदर पाई जाती हैं। ये सीड और स्पोर बनाते हैं, क्योंकि सीड और स्पोर के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लांट की जो जनरेशन है उसे ख़त्म होने से बचाती हैं। इसके अलावा कुछ के पास बहुत डीप वर्टिकल रूट होती हैं, क्योंकि ज़मीन की सुपरफिशियल लेयर के अंदर पानी नहीं है। एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, एकाशिया है, बेनियन है। कैक्टाई जो है इनके अंदर सुपरफिशियल रूट्स होती हैं ताकि जैसी बारिश हो पानी को नीचे जाने से पहले पहले अब्जॉर्ब कर लें। देन ट्रांसपायरेशन कम करने के लिए ये तमाम चीज़ें हैं जो ये करती हैं, जो ये प्लांट्स करते हैं। स्टोमेटा कम हो जाते हैं, स्टोमेटा डीप चले जाते हैं अंदर। हेयरी एपिडर्मिस यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडक्शन होता है साइज ऑफ द लेमिना यानी लीफ की सरफेस के अंदर। इसके अलावा कुछ प्लांट्स स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये कहलाते हैं सेक्युलेंट प्लांट। ये जूसी हो जाते हैं, जिस तरह आपका खीरा होता है, खीरे को अगर आप स्क्वीज़ करें, वैसे तो इसमें से इतना पानी नहीं निकलता, लेकिन इसी तरह के प्लांट्स होते हैं इनको स्क्वीज़ करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी निकलता है। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स की, ठीक है। अभी हमने ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर बात की, अब बात करते हैं वाटर और सॉल्यूट का जो बैलेंस है वो एनिमल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, यानी इन टॉपिक से क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। पहला पॉइंट तो ये है कि क्या ज़रूरत पड़ी ऑस्मोरेगुलेशन की, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्यों मेंटेन करना है सॉल्यूट एंड वाटर का बैलेंस, तो इसका आंसर जो है ये इन 2 लाइन्स के अंदर दिया हुआ है। नंबर 1, अगर एनिमल की सेल को रखा जाए एक हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक का मतलब जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, तो एनिमल के सेल के अंदर मुसलसल पानी आएगा जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती।
इसके बरक्स अगर एनिमल के सेल को रखा जाए हाइपरटोनिक के अंदर तो सारा पानी उसमें से निकल जाएगा, और जिसकी वजह से वो जब पानी निकल जाएगा अंदर का सारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था प्लाज्मोलाइसिस, ये आपने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा। ये वाली जो कंडीशन है जिसके अंदर पानी इसमें से निकल रहा है और ये श्रिंक हो रहा है, ये कंडीशन कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। और अगर इसे दोबारा से रख दें हाइपरटोनिक के अंदर तो ये भी आपने याद रखना है कि सेल प्लाज्मोलाइज कब होता है। सेल प्लाज्मोलाइज तब होता है जब उसे रखा जाए हाइपरटोनिक के अंदर, यानी जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, यानी अंदर पानी ज़्यादा हो बाहर पानी कम हो, तो पानी मूव करेगा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो पानी के निकलने की वजह से ये श्रिंक हो जाएगा। ये कंडीशन प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। और अगर इस सेल को उठाकर दोबारा से रख दूं मैं हाइपरटोनिक के अंदर, यानी इस सिचुएशन के अंदर, तो पानी दोबारा से अंदर आ जाएगा, ये दोबारा से स्वेल अप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये दो बातें हो गई क्यों ज़रूरत है वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करने की, ताकि ना श्रिंक हो, ठीक है, और ना ही बर्स्ट हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। देखें, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं ना, उनके अंदर शायद ऑस्मोरेगुलेशन इतना ज़्यादा मेजर इशू ना हो। क्यों? क्योंकि वो हैं ही पानी के अंदर, तो उनके अंदर लॉस और गेन जो है वो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। मसला मेनली किसके अंदर होता है? टेरेस्ट्रियल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन में है और वो पानी उन्हें कवर नहीं कर रहा। जब पानी कवर नहीं कर रहा तो वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट के साथ, सनलाइट के साथ, जिसकी वजह से वाटर का लॉस हो सकता है। तो जितने भी ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उसके अंदर दो ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें सक्सेसफुल कहा जाता है। यानी देखिए, यहाँ फाइलम्स जब पढ़ते हैं तो पॉरीफेरा से लेकर, पॉरीफेरा तो पानी में रहने वाले हैं, आपके जो वर्म्स हैं लाइक एनालिडा है, या आपका नीमाटोडा है, या आपके आर्थ्रोपोडा हैं, या मॉलस्का है। मॉलस्का के अंदर भी काफ़ी मेंबर्स पानी में रहते हैं। तो इन तमाम के अंदर जो सक्सेसफुल कंसिडर किए जाते हैं टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर रहने वाले, वो ये दो ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं और एक बड़े एनिमल्स जिन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये सक्सेसफुल क्यों हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज है जो नेक्स्ट पेज के ऊपर है। तो आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स। इनमें से वो कौन सी बातें हैं जो इन्हें इस काबिल बनाती है? तो ये चारों बातें हैं, ये मैं समझा चुका हूँ लेक्चर के अंदर, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ, ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के एनिमल्स हैं एक्वेटिक के अंदर, एक फ्रेश वाटर होंगे और एक मरीन होंगे। इन दोनों के अंदर आपको ऑस्मोरेगुलेशन डिफरेंट तरीके की नजर आएगी। तो पहले तो बात कर लेते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म की, जो कि यूनिसेलुलर है। इनमें चूंकि किडनी वगैरह तो होती नहीं है, खाली एक ही सेल है, तो इनके अंदर एक अदद बैग होता है, वेस्ट बैग समझ लें, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आपका जो अमीबा है या पैरामीशियम है, ये फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो भी फ्रेश वाटर के अंदर है, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कम है, यानी फ्रेश वाटर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपो है। जब बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो है तो इसकी अपनी बॉडी कैसी होगी? इसकी अपनी बॉडी हाइपर होगी। तो इनका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, यानी हायर सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, यानी इनका एनवायरनमेंट, इनका अपना एनवायरनमेंट, इनका सेल जो है वो हाइपरटोनिक होता है। जब बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो है, अंदर का हाइपर है, तो पानी मूव करता है हाइपो से हाइपर, तो पानी इनके अंदर कॉन्स्टेंटली आता है। तो इन्हें पानी हासिल करना मसला नहीं है। मसला यह है चूंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो अगर ये मुसलसल आएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में और फिर इससे जान छुड़ा लेते हैं जब ये भर जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको डायग्राम दी जा सकती है, अमीबा की डायग्राम दे दी, और उसके अंदर आपको एक बैग जो है वो भरता हुआ और खाली होता हुआ दिखा दिया। एक एंड से भरता हुआ, एक एंड से खाली होता हुआ दिखा दिया। एंड दे कैन आस्क यू कि क्या हो रहा है। ठीक है, दे कैन आस्क यू कि क्या हो रहा है। तो आपने बताना है कि ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है। ठीक है, या आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई ये जो बैग है जो भर रहा है और ये ख़त्म हो रहा है, यानी इसमें से फिर पानी निकल रहा है एक्स्ट्रा वाटर, तो इस बैग का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है कि इसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके बाद आते हैं हमारे पास बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े एनिमल्स, फिशेस। अच्छा, ये जो फिशेस हैं, अगेन कौन सी फिशेस की बात हो रही है? फ्रेश वाटर की। ठीक है, फ्रेश वाटर की फिशेस की बात कर ले, या दूसरे फ्रेश वाटर के एनिमल्स जो हैं, अगेन इनकी बॉडी कैसी है? इनकी बॉडी हाइपरटोनिक है। इनकी अपनी बॉडी हाइपरटोनिक है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो है, तो इनका पानी का हासिल करना मसला नहीं है, पानी इनके पास बहुत है। अब मसला ये कि जो एक्सेस वाटर आ रहा है उसका क्या करें? तो ये ऐसा यूरिन पास करती हैं कि जो डाइल्यूट होता है, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। ऑब्वियसली जब इनके पास पानी की कमी नहीं है तो ये यूरिन के अंदर पानी बचाएंगी नहीं, ये यूरिन के अंदर पानी निकाल देंगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ याद रखनी है कि जब बहुत ज़्यादा पानी इनके पास है वेस्ट करने के लिए, तो इनका जो बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा अमोनिया।
ये आप आगे मैं बताऊंगा एक्सक्रीशन के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा सेकंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर के अंदर, कि जिनके पास पानी ज़्यादा होता है, चूँकि अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो अमोनिया ही रिलीज़ करते हैं बॉडी से। जिनके पास पानी की कमी होती है वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में और यूरिक एसिड में। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है एक्सक्रीशन के साथ। तो चूँकि ये डाइल्यूट यूरिन पास कर रही हैं, डाइल्यूट यूरिन क्यों पास कर रही हैं? क्योंकि इनकी किडनीज जो है उनका फिल्ट्रेशन रेट बहुत फास्ट है। जब फिल्ट्रेशन रेट बहुत फास्ट होता है तो जल्दी जल्दी वहाँ से जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें से जल्दी जल्दी जो है वो पानी गुजर रहा होता है, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेट गुजर रहा होता है। जब जल्दी जल्दी गुजरेगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। आपने डायरिया पढ़ा होगा, डायरिया के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट मटीरियल होता है वो बहुत तेज़ी तेज़ी से मूव कर रहा होता है, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दैट इज़ वाई वाटरी वेस्ट जो है वो रिलीज होता है बॉडी से। तो इनका किडनीज का फिल्ट्रेशन रेट फास्ट होता है, जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से यूरिन डाइल्यूट होता है, और चूंकि यूरिन डाइल्यूट है तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इनका वो अमोनिया होता है। ठीक है, ये बात यहाँ से याद रखनी है। यू नीड टू रिमेंबर दिस डायग्राम। ठीक है, पहली बात इस डायग्राम के अंदर आपने याद रखना है कि इसका ये जो किडनीज है ये पास कर रही हैं एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर का मतलब यूरिन जो है वो क्या है, वो डाइल्यूट है। दूसरा, इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, वो अमोनिया है। क्यों अमोनिया? अगर मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम दे दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि ये कौन सी फिश है, तो आपको झट से पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर फिश है। क्यों? एक तो एक्सेस वाटर निकाल रही है। एक्सेस वाटर निकालेगा वो जिसके पास एक्सेस वाटर होगा, और एक्सेस वाटर उसके पास होता है जिसको पानी हासिल करने में मसला नहीं होता, और वो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, कैसे मुझे पता कि ये फ्रेश वाटर है? क्योंकि ये रिलीज़ कर रही है अमोनिया। अमोनिया तभी रिलीज़ किया जाता है, यानी अगर मैं इसे हाइड कर दूँ और मैं आपको दे दूं कि भाई मुझे बता दें कि कौन सी फिश है, फ्रेश वाटर है या मरीन, तो मुझे अमोनिया से पता लग जाएगा, क्योंकि जो अमोनिया है उसे रिलीज़ करने के लिए एक्सेस वाटर चाहिए होता है, और एक्सेस वाटर फ्रेश वाटर फिशेस के पास होता है। थर्ड, आपने जो याद रखना है वो इसका नाम याद रखना है। ये एग्जाम्पल है ट्राउट। ठीक है, और भी बोनी फिशेज हो सकती हैं फ्रेश वाटर, लेकिन बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए ट्राउट। तो ट्राउट का नाम देके पूछा जा सकता है कि भाई इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, या ये किस तरह का यूरिन पास करती है, या इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। तो ये 2-3 बातें जो कि इसके अंदर से आपने याद रखनी है। सेकंड, हमने बात करनी है, अगेन एक्वेटिक एनिमल है लेकिन अब की बार मरीन है। अब समंदर का पानी है तो समंदर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, तो जाहिर है समंदर का एनवायरनमेंट हो गया हाइपर। जब बाहर का एनवायरनमेंट हाइपर है तो एनिमल के अंदर का एनवायरनमेंट हो गया हाइपो। आपको पता है वाटर मूव करता है हाइपो से हाइपर, यानी उसके अंदर से, एनिमल के अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। जब मछलियाँ बहुत ज़्यादा पानी पिएंगी तो बाहर का सॉल्ट अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब पानी अंदर तो आ गया, इस सॉल्ट को रिमूव करने के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं। इसकी बात हमने नहीं करनी, हमने बात क्या करनी है, देखिए इनके पास पानी मज़े से नहीं आ रहा। ठीक है, इनको पानी हासिल करने के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पहली बात तो इनकी किडनीज का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि किडनी से जो ये मछलियाँ पानी निकालेंगी वहाँ से सिर्फ पानी आएगा, लेकिन समंदर से जो ये पानी पी रही है उसके साथ सॉल्ट भी आ रहा है। तो अब ये बार बार ऐसा थोड़ी है कि समंदर से पानी पीती रहेंगी, सॉल्ट भी आता रहे। तो ये किडनीज़ को इनकी किडनीज़ के अंदर जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कैसा पास होगा? यूरिन डाइल्यूट नहीं होगा, बल्कि यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया। सेकेंड, जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी यूरिन के अंदर पानी की कमी है, तो इसके अंदर तो ये इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया नहीं होगा। तो आप नॉर्मली सुनते हैं कि जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले, वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। यहाँ से आपको पता लगा कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स नहीं करते, बल्कि जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं वो करते हैं, जो मरीन वाले होते हैं वो यूजुअली नहीं करते। तो अगर इस डायग्राम को आप देखें, ये डायग्राम भी आपने याद रखनी है। पहला पॉइंट इसके अंदर आपने ये देखना है, आइसोटोनिक यूरिन। आइसोटोनिक का मतलब इस यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समंदर के पानी के बराबर है, यानी इसके अंदर भी उतना ही सॉल्ट है जितना समंदर के पानी में। ठीक है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर हाइपोटोनिक यूरिन था। एक्सेस वाटर का मतलब पानी ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, यानी हाइपोटोनिक यूरिन था। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आप देखें तो ये अमोनिया नहीं है, ये क्या है, यूरिया है। यानी ये एनर्जी लगाकर अपना अमोनिया कन्वर्ट कर रही है किसमें, यूरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसके पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रही है ताकि जान छुड़ाई जा सके इससे। ठीक है जी, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसका नाम है मैकरेल। तो आपसे मैकरेल का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, या ये कैसा यूरिन पास करती है, या इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है लेकिन ये मेजर नहीं है, तो इसका नाम ना भी याद रखने तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बोनी फिश है। ठीक है,
यानी ऑस्टिक थाइस है, लेकिन कौन सी बोनी फिश है, ये फ्रेश वाटर वाली है। ट्राउट जो है ये फ्रेश वाटर वाली बोनी फिश है, यानी इसके स्केलेटन बोन से बना होता है और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और जो मैक्रिल है ये अगेन बोनी फिश तो है, लेकिन ये मरीन बोनी फिश है। तो आप देखें बोनी फिशेज में ही डिफरेंट तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है डिपेंडिंग ऑन कि वो मीठे पानी में रहती हैं या खारे पानी में रहती हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स की। फिशेज जो है ना ये वर्टिब्रेट्स होती हैं, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। इनसे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास कॉर्डेट्स ही हैं, लेकिन दे आर इनवर्टिब्रेट्स, इन्हें हम कहते हैं हैग फिशेस। इनकी बॉडी जो होती है उनका फ्लूइड आइसोटोनिक होता है, यानी इनकी जो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन है वो वैसी ही है जैसी बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है। मैंने आपको बताया था जब दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी होती है तो पानी का गेन और लॉस मसला नहीं होता। तो इनके पास एज सच कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई मसला ही नहीं होता। तो ऐसे एनिमल्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब एक और बात, हमने कहा कि जो मरीन बोनी फिश है जो कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं मैक्रिल, उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है, ठीक है, प्रॉपरली, क्योंकि उसकी बॉडी हाइपो होती है और बाहर का एनवायरनमेंट हाइपर होता है। ये जो मैक्रिल है ये मरीन तो है बट ये बोनी फिश है। यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है शार्क्स की और रेज की। शार्क्स और रेज जो है ये हैं तो मरीन, रहती तो समंदर में है, बट ये बोनी फिश नहीं है। ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस फिश है, इनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, ये कॉन्ड्रेक्ट थाइस है। क्या ये भी वैसे ही काम करती हैं जैसे बोनी फिश काम करती हैं? तो नहीं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करती हैं यूरिया। जब ये यूरिया को स्टोर करके रखती हैं तो इनकी बॉडी हाइपो नहीं बल्कि इनकी बॉडी हाइपर होती है, यानी इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी इनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी इनका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता है। तो इनका वाटर पोटेंशियल कम है, बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इन्हें पानी हासिल करने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो इनके अंदर भी इतना ज़्यादा वाटर के लॉस का इशू नहीं होता क्योंकि इनके पास वाटर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या रिलीज़ करेंगे, तो मे भी ये रिलीज़ करें अमोनिया, क्योंकि इनके पास पानी की कमी नहीं है, तो ये अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज़ कर सकते हैं। इस पहली वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं पोस्ट करूँगा, इसके बाद आपने मुझे बताना ये देख के कि क्या ये फ़ायदेमंद है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये फ़ायदेमंद नहीं है तो मैं बिला वजह इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूँगा, मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूँगा अगर ये फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते आए थे, अगर आप ऐसे ही इन टॉपिक्स को देखते आए थे, अगर कोई नई बात मैंने नहीं बताई है तो फिर मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूँगा। अगर कोई फ़ायदा हुआ है, कोई नई बात पता चली है, किसी नए तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखा है, तो फिर जो है मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। फिलहाल जो है वो इस चैप्टर को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करूँगा।